हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वही पुरानी प्रॉब्लम जो जिसका सॉल्यूशन मिलने का नाम ही नहीं हो रहा है। और वो प्रॉब्लम है कि जो हमारे ई कॉमर्स एक्सपोर्टर्स हैं, जो ई कॉमर्स एक्सपोर्टर्स जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो बीआरसी को लेकर। अब चलो बीआरसी हो या ना हो, लेकिन ये जो ईडीपीएमएस का जो नोटिस आ रहा है कि भाई ईडीपीएमएस में क्लोज कराओ सारे के सारे शिपिंग बिल। और ये शिपिंग बिल क्या कि जितनी भी आपने शिपमेंट की है उसके अगेंस्ट वो शिपिंग बिल इशू कर दिया है कस्टम ने। और CSB 5 में किया होगा। CSB 5 शिपिंग बिल वो होती है जिसमें आपने किसी बैंक का एडी कोड यूज़ किया होगा, तो उस बैंक के पास आपके शिपमेंट का रिकॉर्ड चला गया है। वो बैंक अब आपको चेज कर रहा होगा कि भाई ये तुम्हारी शिपिंग बिल ओपन है, ईडीपीएमएस की ये लिस्ट है, अब इसका क्लोजर चाहिए। फिर आप अपने बैंक को बोलते हैं कि भाई ये मेरी पेमेंट है, ये मेरा डॉक्यूमेंट है, ये मेरे जो अदर अदर पे जो एनईएफटी के मोड में आ रहा है पैसा, वो सारी डिटेल लेके दे रहे हो। किसी को आईआरएम बनाने के लिए डिटेल दे रहे हो, एफआईआरसी लेके दे रहे हो। फिर उसके बाद डिडक्शंस का इशू आ जा रहा है कि क्योंकि ई कॉमर्स के केस में $100 की अगर शिपमेंट है तो $100 तो आएगा नहीं, उसके कमीशन चार्जेज ये सारे कट रहे हैं। तो बहुत सारा मतलब एक प्रैक्टिकल इशू है ये कि अगर चाह के भी बंद कराना चाहें तो भी बंद नहीं हो रहा है ना। तो और कई लोगों के साथ तो ये प्रॉब्लम हो गई कि उनके अकाउंट्स डेबिट होते जा रहे हैं, फिर उन्होंने वो अकाउंट यूज़ करना बंद कर दिया है, फिर वो अकाउंट नेगेटिव होता जा रहा है, नेगेटिव होता जा रहा है। रिसेंटली जो मुझे एक सब्सक्राइबर ने ही बताया, वो ई कॉमर्स एक्सपोर्टर है, कि अभी तक उनका अकाउंट 1 लाख से नेगेटिव कर दिया है, डेबिट कर चुके हैं। और जितने उनके पेंडिंग शिपिंग बिल्स हैं अगर वो ना करें क्लोज और अगर उसके चार्जेस देख लें तो भाई 50 लाख तक का अमाउंट बन जाएगा, क्योंकि बैंक वाले चार्जेस बहुत सारे ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। तो क्या करें। अब अगर चलो अभी जाके एक नोटिफिकेशन जो आया है कि आरबीआई ने इंटरनली जो लेटर इशू किया है अपने बैंकों को, अपने एडी बैंकों को, कि भाई ये जो $1,000 से नीचे जितने भी शिपिंग बिल हैं ई कॉमर्स या मतलब जो स्मॉल वैल्यू शिपिंग बिल्स हैं, उसमें ई कॉमर्स को लेकर तो स्पेशली नहीं बोला, बट ये है कि हाँ ये बोला है कि स्मॉल वैल्यू शिपिंग बिल्स जितने भी हैं तो उनको यार डायरेक्ट ईडीपीएमएस में क्लोज कर डालो। अगर वो आपको इनवॉइस दे, वो आपको अगर शिपिंग बिल की डिटेल दे रहे हैं और एक तरफ अगर वो पेमेंट की डिटेल दे रहे हैं, बेसिक डिटेल भी दे रहे हैं, तो आप उसको क्लोज करो। तो उस वाले लेटर में कहीं भी उन्होंने बीआरसी का जिक्र नहीं किया है कि स्मॉल वैल्यू शिपिंग बिल की बीआरसी चाहिए तभी उसका शिपिंग बिल में क्लोजर होगा। ठीक है, तो उस लेटर का रेफरेंस अगर हम दें और बैंक से बात करें कि भाई ये लेटर आया है और अब मैं तुम्हें ये सारे शिपिंग बिल दे रहा हूँ, ये इसकी पेमेंट डिटेल दे रहा हूँ, भाई तुम जानो इसको ईडीपीएमएस में क्लोज करो उस लेटर के रेफरेंस। क्योंकि कुछ कॉल्स मुझे मुंबई से भी आए हैं कि सर हमने तो ऐसे उस लेटर को दिखा के सारे शिपिंग बिल या फिर उसका एक एक्सेल बना के और उसकी पेमेंट डिटेल दे के उनको तो दे दिया, क्योंकि ईडीपीएमएस का नोटिस वही हमें भेजते हैं, उसी एक्सेल में हमने अपनी पेमेंट की वर्किंग बना के उनको शेयर कर दी और डिपॉजिट कर दिया, भाई लो भाई ईडीपीएमएस में क्लोज करो। ठीक है, अब बीआरसी की बात कहीं इस लेटर में है नहीं, इसीलिए ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि भाई बीआरसी की ज़रूरत नहीं है। अब सवाल ये है कि सर जिस बैंक का नेगेटिव हो गया बैलेंस, उसमें अगर हम, क्योंकि बैंक तो चार्जेस तो उसके भी लेगा, ईडीपीएमएस के भी लेगा, लेकिन कई लोग बोल रहे हैं ईडीपीएमएस के चार्जेस बहुत कम ले रहे हैं, ₹50 या ₹100 भी इस तरीके से भी ले रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो उस बैंक में जो ऑलरेडी 1 लाख से नेगेटिव हो गया है मेरा वो अकाउंट, तो उसको कैसे करें सर। उसमें तो पैसे डालते वो डेबिट रिकवरी हो जाएगी। तो देखो उस केस में या तो ये है कि अब उसके जो चार्जेस हैं वो किसी और बैंक से डेबिट करवा लो, या कोई नया अकाउंट खुलवा लो, मतलब उसी बैंक में कोई नया अकाउंट खुलवा लो, या फिर अपने पर्सनल अकाउंट से करवा लो, क्योंकि उसमें तो आप पैसे डालोगे तो कट ही जाएंगे, तो उसका कोई ना कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। बैंक से आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें उस लेटर के रेफरेंस से अब सवाल ये होता है कि देखो जिस शिपिंग बिल के अगेंस्ट बीआरसी नहीं आएगी और वो से डायरेक्ट ईडीपीएमएस में क्लोज हो गया, तो और उस शिपिंग बिल के अगेंस्ट अगर आपने कोई एक्सपोर्ट इंसेंटिव ले लिया होगा तो वो सरेंडर करना पड़ सकता है, क्योंकि जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव में जो आपका जीएसटी रिफंड है वो भी एक्सपोर्ट इंसेंटिव का ही पार्ट है। वो रिफंड आपको इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। तो उसका वापस मांगने का, उस रिफंड के वापस मांगने का नोटिस आ सकता है जीएसटी डिपार्टमेंट से, क्योंकि जीएसटी क्या कर रहा है कि अभी तो आपको शिपिंग बिल के बेस पे रिफंड दे रहा है, लेकिन आगे चल के नोटिस आ सकते हैं कि भाई इसका बीआरसी तो आपने दिया ही नहीं। मतलब वो रिफंड इसीलिए दे रहे हैं ना क्योंकि आपने एक्सपोर्ट शिपमेंट किया, और एक्सपोर्ट शिपमेंट का प्रूफ क्या है कि भैया पैसे आए हैं, एक्सपोर्ट शिपमेंट रियलाइज़ हुआ है, तभी तो आप बता पाओगे।
तभी तो जीएसटी वालों को पता चलेगा हाँ यार एक्सपोर्ट शिपमेंट की है, इसीलिए उसको हम रिफंड दे रहे हैं। अदरवाइज अगर वही शिपमेंट अगर आप लोकली करते इंडिया में करते तो उस पर जीएसटी कलेक्ट करते और सरकार को जीएसटी जमा कर देते। इसमें आपको जीएसटी कलेक्ट कर ही नहीं रहे, सरकार को जीएसटी मिल नहीं रहा है ना। और बल्कि सरकार ये कह रही कि जो भी इनपुट है वो तुम अगर इंडिया में सेल करते तो इंडिया के सेल से एडजस्ट कर लेते, लेकिन अभी तो एक्सपोर्ट कर रहे हो तो इनपुट जो है वो पड़ा हुआ है तुम्हारे पास, उसका रिफंड ले लो क्योंकि आप एक्सपोर्टर हो। और ऐसे करके कई लोग रिफंड ले भी रहे हैं, बट उनके साथ दिक्कत आ सकती है जब वो बीआरसी सबमिट नहीं करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ उस लेटर के रेफरेंस से एक बार बात करने की कोशिश करो। और उस लेटर का भी जो एक वैलिडिटी है कि वो 31 मार्च 2025 तक ही वैलिड है। 31 मार्च 2025 से पहले पहले ये सब चीज़ें क्लोज कराओ। अब क्या होता है ऐसे केस में, बैंक कई बार क्या है ना फोकस करता है कि नहीं मैंने तो अब तो बैंक का अपना पोर्टल हो गया है, ऑटोमेशन कर दिया है, खुद ही क्लोज कर लो। बट ऐसा नहीं है, खुद भी अगर अप्लाई करते हैं तो कोई ना कोई डिस्क्रिपेंसी लगा ही देते हैं। इसीलिए बोलो कि भाई ये पुराने केसेज हैं, खुद का छोड़ो, खुद का हम बाद में देखेंगे, पहले पुराने केसेस तुम्हें ही क्लोज करो और नेगोशिएट करो। इसके लेकर भी बीआरसी चाहिए ना, ईडीपीएमएस में डायरेक्ट क्लोज कर लो इस लेटर के हेल्प से। ठीक है ना, तो कोशिश करो। मैं कोशिश करता हूँ कि वो जो लेटर है वो इस वीडियो के उसमें डिस्क्रिप्शन में ना उसका लिंक शेयर कर दूंगा, ताकि आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो वो लेटर और वो लेटर उनको दिखा सकते हो। तो ऐसा है कि इसमें आप एक एक्सेल बना के सारी की सारी शिपिंग बिल, उसके अगेंस्ट पेमेंट डाल दो, एनईएफटी नंबर डाल दो। कई लोगों ने तो मुझे ये भी बताया कि जो एनईएफटी नंबर आ रहा है उसी का वो आईआरएम भी बनाते जा रहे हैं, मतलब आईआरएम नंबर भी वही सेम होता है जो एनईएफटी नंबर है, तो आईआरएम क्रिएट कर देंगे। कई सारे तरीके हैं जिसके थ्रू वो क्लोज करना चाहें तो क्लोज कर सकते हैं। तो प्लीज़ इसमें देखो, अगर हम सिर्फ प्रॉब्लम 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 पे डिस्कस करेंगे ना तो हमें प्रॉब्लम ही मिलेगी। सॉल्यूशन की तरफ सोचते हैं, सॉल्यूशन के कितने तरीके हैं। अब कई लोग ये भी बोलते हैं कि यार CSV4 कर लेते, CSV4 कर लेते तो ना ही AD कोड यूज होता, ना ही बैंकों को कुछ पता चलता, और कई लोग कर भी रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, अपना रिलैक्स हैं कि कोई नोटिस नहीं आ रहा। दिक्कत उनके साथ हो रही है जो जिन्होंने CSV5 में शिपमेंट की है। बट मैंने CSV4 की जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जितना मैंने पढ़ा है, CSV4 में यूज है कि नॉन कमर्शियल एक्टिविटी, नॉन कमर्शियल शिपमेंट के लिए CSV4 यूज किया जाता है। और लेकिन आप तो यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हो, आपको तो उसके बदले पैसे भी चाहिए, आपने तो GST लिया है, प्रॉपरली आप बिजनेस कर रहे हो तभी तो GST आपको मिला है, तो उस हिसाब से देखो तो CSV4 नहीं बनता है। बट जो लोग कर रहे हैं, जिनके पास कुछ नोटिस नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, वो अपने आप को बचा पा रहे हैं तो बचा पा रहे हैं। बट चांसेस हैं कि उनसे क्वेश्चनिंग हो सकती है कि भाई CSV4 में क्यों की शिपमेंट, कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हो, आप उसको बोलोगे नहीं नहीं मेरी पर्सनल एक्टिविटी, तो आपने GST क्यों ले रखा है, अपने बिजनेस के नाम से क्यों शिपमेंट कर रहे हो, है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान देना पड़ेगा। अब लेकिन जो CSV5 है वो वैलिड मोड है, उसमें तो कोई गलती नहीं है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत यह है कि यहाँ पे बैंक वाले हरास कर रहे हैं, भाई इतने पैसे दो, इतने ही डॉक्यूमेंट दो, ये आईआरएम बनाओ, ये डिडक्शंस होगी, वो डिडक्शन होगी, ये सर्टिफिकेट लाओ, ऐसे लाओ। तो इस वाले रूट में बहुत परेशानी है। तो वही है ना यार, जो चीज़ सही होती है, सही रास्ते पे चलने में तो परेशानी होती ही है, और अब सारे प्रॉब्लम फेस कर ही रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आप कर रहे हो, ये पूरे देश के ई-कॉमर्स एक्सपोर्टर इसको फेस कर रहे हैं। और जो मैं इसका हैंडबुक मैंने पढ़ा भी था जो ई-कॉमर्स को लेकर है, उसके अंदर भी मैंने कोशिश की यही खोजने की कि काश कहीं पे CSV4 में अलाउड कर दिया होता ई-कॉमर्स एक्सपोर्टर को। और चलो CSV4 में तो ये होता है कि आपको रिफ़ंड तो कभी नहीं मिल सकता, और कोई इंसेंटिव, एक्सपोर्ट इंसेंटिव तो मिलेगा ही नहीं अगर। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो भाई मुझे कोई इंसेंटिव नहीं चाहिए, कम से कम इन सब लफड़े से तो बाहर निकलें। तो चलो ऐसे लोगों के लिए CSV4 बेटर हो जाता। बट उस हैंडबुक को पढ़ने के बाद भी कहीं भी CSV4 को लेकर इतनी वो चीज़ नहीं है, या प्रेफरेंस नहीं दी गई है कि भाई ई-कॉमर्स एक्सपोर्टर CSV4 करे। ठीक है ना। हाँ, लेकिन अगर जो लोग कर रहे हैं CSV4 में उनको कोई रिफ़ंड नहीं मिलना, अगर वो फिर भी रिफ़ंड तो शायद क्लेम ही नहीं कर रहे होंगे। तो कई लोग ये बोलते हैं कि अगर रिफ़ंड क्लेम ना करें, कुछ भी ना करें, तो हम CSV4 में करें तो अच्छी बात है, मतलब वैलिड है ये। उसको लेकर फिर वही क्वेश्चन आएगा कि कमर्शियल एक्टिविटी और नॉन कमर्शियल एक्टिविटी वाला पॉइंट नहीं कर रहे हो, अच्छी बात है, आप इंसेंटिव क्लेम नहीं कर रहे हो। ठीक है, बट इस केस में अब तो हम यहाँ पे तो प्रॉब्लम में फंस गए हैं CSV5 में। तो CSV5 का तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं किया है काम, आपने वैलिड रूट से शिपमेंट की है, पेमेंट भी। अब पेमेंट के केस में क्या हो कि यहाँ पे डायरेक्ट में फॉरेन करेंसी में नहीं आया पैसा, वो INR में आया, क्योंकि जो बीच में जो पार्टी है, जो थर्ड पार्टी है जिसने वो पैसा कन्वर्ट करके आपके अकाउंट में भेजा है, वो एक रोल प्ले कर रहा है। वो कन्वर्जन करके आपके अकाउंट में NEFT भेज देता है, और NEFT को वो शिपिंग बिल के अगेंस्ट लेते ही नहीं है। उस NEFT का आप IRM क्रिएट करवाओ, और IRM क्रिएट करने में ही लफड़े हैं, उसके भी वो फिर डॉक्यूमेंट्स दो उनको, FIR से ला के दो, फिर उसके चार्जेस लेंगे, है ना।
तो ये सारे इश्यूज़ हैं। तो आप ये देखो कि इस लेटर की हेल्प से कुछ हो पाता है या नहीं हो पाता है, क्योंकि कई लोगों ने मुझे बताया कि सर इस लेटर की हेल्प से हमने सारे डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट कर दिए, अब तुम जानो इसका क्या है, मैंने तो पेमेंट की डिटेल भी दे दी, ये NEFT डिटेल है ना। तो हो सकता है कि बैंक के लिए भी थोड़ा ईजी कर दिया हो प्रोसेस RBI ने, क्योंकि देखो बैंकर भी जो आपको बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनके एंड में भी चीज़ें प्रॉब्लम है, वो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि वो शिपिंग बिल को क्लोज कैसे करें। इतने सारे शिपमेंट किसी और को हो रही है, पैसा किसी और से आ रहा है, कंसाइनमेंट में किसी और का नाम है, बायर का नाम किसी और, मिसमैच हो रही है बहुत सारी चीज़ें पेमेंट्स और शिपमेंट से, शिपमेंट के डॉक्यूमेंट से। तो इनको लेकर प्रॉब्लम उनके एंड पे भी है। कुछ बैंकर्स हैं जो पैसे कमाने के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रहे होंगे, तो या कोई सॉल्यूशन नहीं दे रहे हैं। कोई कई केस में तो ऐसा भी देखा गया कि डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं, फिर कुछ टाइम बाद 1 महीने 2 महीने बाद डॉक्यूमेंट्स रिटर्न कर देते हैं, क्योंकि उनको तो पता है कि भाई इनको ज़्यादा आइडिया है नहीं तो परेशान करेंगे नहीं। तो भैया बैंक से ना रेगुलर फॉलोअप लेना पड़ेगा कि भाई क्या करें, क्या कैस क्या स्टेज क्या है, क्या है, क्योंकि डॉक्यूमेंट दे दिए इसका मतलब ये नहीं कि वो क्लोज कर देंगे। वो 1 महीने रखेंगे, 2 महीने रखेंगे, जैसे उनके ऊपर प्रेशर आएगा या उनके किसी सीनियर ने कोई पूछ लिया भाई इतने सारे डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे टेबल पे इतने पेंडिंग क्यों हैं, तो वो वापस कर देंगे, तुम्हें कोरियर कर देंगे, वो कुछ भी कर सकते हैं और ऐसा कर भी रहे, या फिर चार्जेस डेबिट करते रहेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। तो आप उस लेटर के रेफरेंस से सारी वर्किंग करो और रेगुलर फॉलोअप लेते रहो, क्योंकि 31 मार्च तक ही है वो स्कीम। हो सकता है आगे एक्सटेंड कर दे, बट उसका बेनिफिट अगर लेना है तो प्लीज़ सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड कर दो। बोलो भाई BRC नीचे तुम ED पेमेंट्स में क्लोज करो डायरेक्टली, ठीक है। आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन। मैंने जितना समझा उतना मैंने एक्सप्लेन किया है, बट अगर किसी के पास कोई और अंडरस्टैंडिंग हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज़ उसे करेक्ट ज़रूर करें, क्या पता हो सकता है कि आपके कमेंट से किसी और की हेल्प हो जाए, किसी और की मदद हो जाए, ठीक है। मैं तो कोई E-कॉमर्स एक्सपोर्टर नहीं हूँ, मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं इस चीज़ में अभी प्रैक्टिस भी नहीं कर रहा BRC क्लोजर और में। लेकिन जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों को, जो मुझे बता रहे हैं, तो मुझे जेन्युइन वो प्रॉब्लम लगती है। इसके बारे में मैं सोचता हूँ, पढ़ता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, बैंक में किसी से जानकारी लेनी है उसको कॉल लगाता हूँ, उनसे मिल लेता हूँ। तो इस वजह से मैं ये वीडियोस बना पाता हूँ और काफ़ी लोगों से बात करके समझ पाता हूँ कि प्रॉब्लम्स क्या चल रही हैं और मुझे क्या पढ़ना है, क्या समझना है, क्या रिसर्च करना, वो जब मैं करता हूँ तो आप लोगों के साथ इस वीडियो के माध्यम से मैं शेयर कर पाता हूँ। तो बस ऑब्जेक्टिव यही है कि आप लोगों की परेशानी का कुछ हल निकले, कहीं से कोई सॉल्यूशन निकले, ताकि आप लोग अपने बिजनेस पे फोकस करें, ना कि इन सारे टेक्निकल एस्पेक्ट पे। और यहाँ पे गलती तो बैंकों ने भी की है कि जो AD कोड देते हुए उन्होंने समझाया नहीं कि भाई BRC का भी कोई कॉन्सेप्ट है, AD तुम्हें चाहिए क्यों। और तो उन्होंने भी गलती की है जिन्होंने आपसे AD कोड मांगा शिपमेंट के लिए, जिन जहाँ से भी आपको पता चला कि AD कोड चाहिए, वहीं से जो इन्फॉर्मेशन है आप लोगों तक सही नहीं पहुँची है। और वैसे भी कहते हैं ना कि अगर आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन जो रहती है तो वो और भी ज़्यादा खतरनाक होती है। एक तो ये थी कि या तो इन्फॉर्मेशन नहीं थी, और अब तो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल गई है, और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन की वजह से हम इतने परेशान हो रहे हैं। बैंकों के पास भी इस चीज़ को लेकर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है, E-कॉमर्स को लेकर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि उनके पास जो प्रॉपर जो लॉ है वो एक बड़े एक्सपोर्टर्स के सपोर्ट में वो बनाया गया लॉ है। E-कॉमर्स को लेकर अभी सारी चीज़ें आधी अधूरी चल रही हैं, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है, इसीलिए हम सारे परेशान हो रहे हैं। तो होपफुली कि इसको लेकर बिल्कुल बात तो चल ही रही है, सारे बैंकर्स तो बोल ही रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ अच्छा नोटिफिकेशन आएगा, फेवर में आएगा, क्योंकि मिलियन बिलियन का बिजनेस जो है वो E-कॉमर्स एक्सपोर्टर जनरेट करके दे रहे हैं। अभी नॉर्मल एक्सपोर्टर के बराबर भी आ सकते हैं, एक टाइम ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए इसके बारे में सोचा तो ज़रूर जा रहा है, देखते हैं लेकिन कब एक परमानेंट सॉल्यूशन आता है। आई होप कि इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प भी होगी आपको। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और AC के बारे में अगर कुछ नया अपडेट आता है तो मैं डिस्कस करता हूँ आपसे, या कुछ और नई जानकारी आती है किसी के भी थ्रू, किसी सब्सक्राइबर के थ्रू, किसी बैंकर के थ्रू, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।